मैं विपिन शर्मा आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल मैथ्स फीवर पर स्वागत करता हूँ। रीट 24 जुलाई सेकंड लेवल सेकंड शिफ्ट मैथ्स सॉल्यूशन, जैसा कि फर्स्ट लेवल का मैंने डाला हुआ है। बहुत बढ़िया प्यार मिला है आप सभी का, बहुत सारे व्यूज आए उस पर और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उसको शेयर किया होगा तभी इतने व्यूज आए। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेकंड लेवल 24 जुलाई सेकंड शिफ्ट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें कुछ मैंने मेथड्स के क्वेश्चंस भी लिए हैं जो मुझे पता था। ठीक है, जो मुझे पता है वो मैंने ले लिया है। अभी यहाँ पे वो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, यदि 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1 हो तो x का मान क्या है। एक्सपोनेंट पावर की वीडियो आप जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप मेरी वीडियोज में जाके देख सकते हो, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ आपको कि हमें जिसकी वैल्यू चाहिए, वैल्यू क्या की चाहिए, x की। x किस फॉर्मेट में है, पावर फॉर्मेट में है। जब x पावर फॉर्मेट में है ना तो इनके बेस सेम होंगे। तो इधर ये हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 8 और इधर हो जाएगा ये 3 की पावर 3 की पावर 2x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, तीन पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस 3 और इधर हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 8। अब दोस्तों देखिए, बेस जब सेम हो गया ना तो पावर्स भी सेम होंगी क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो x प्लस 8 बराबर होगा 6x प्लस 3। तो यहाँ से x इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 5x बचेगा, और 3 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 5 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5/5 1। कितनी आ जाएगी, 5/5 1। तो आंसर हो जाएगा इसका बी वाला। क्लियर, बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखिए मैथ तो ये लगा लो आप, बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई टफ नहीं है इसमें। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 7 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है आपसे 1/x प्लस 1/y। एक तरीका तो ये है, आप अगर डायरेक्टली नंबर ज्यूम कर पाओ तो इजी गोइंग हो जाएगा, अदरवाइज 1/x प्लस 1/y ये हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्टली नंबर अज्यूम कैसे करें, ये दो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका योगफल कितना है, 25 है। कितनी हो जाएंगी, 16 और 9। इसका मतलब x की वैल्यू 4 और 3। तो 1/4 प्लस 1/3 एलसीएम आएगा 12। तो ऑप्शन किसमें, सी वाले में। तो आंसर कितना हो गया, सी वाला 7/12। कोई टफनेस नहीं है। अब ये बेसिक एलजेब्रा है जिसमें हम वैल्यू अज्यूम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे एलजेब्रा में आपको करवाए हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। तो ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए हमें तो केवल क्वेश्चन करने से मतलब है कि भाई जब इसका एक गुणनखंड होगा, कोई भी संख्या अपने गुणनखंडों से डिवाइड होती है, तो मैं पहला चेक करता हूँ x माइनस 1। एक्स माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 1 का क्यूब 1 होगा, -2 × 1 2 होगा, माइनस का प्लस 1 0 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ए वाला राइट हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, इससे कर सकते थे इसको, अदरवाइज इसमें हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूले से करके देख लीजिएगा, मैं तो शॉर्ट में करा रहा हूँ आपको। तो कितना शॉर्ट कर सकते थे वो चीज़ बता रहा हूँ। अगर फॉर्मूले पे जाते हैं तो फिर वो बेसिक अलजेब्रा पे पहुंच जाएगा। सेम सिचुएशन, समीकरण का हल है, ये समीकरण दे दिया है, समीकरण का हल है मतलब इस समीकरण में x की वैल्यू चाहिए आपके लिए। तो x की वैल्यू वो पुट करिए जहाँ से ये 0 हो जाए, क्योंकि बराबर 0 के आना चाहिए। अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये 2/-4 0 नहीं होगा, 2/-3 नहीं होगा। अगर मैं इधर 1 रखता हूँ तो 3x। ठीक है, -4 2/3x -4 मतलब -2 होगा, क्योंकि इधर माइनस का 1 बचेगा। और इधर अगर मैं 1 रखता हूँ तो इधर हो जाएगा अपना 2/1। अगर रखा मैंने यहाँ पे तो ये 2 होगा, 2 - 6 माइनस का 4 आएगा। ठीक है, और -4 आएगा तो ये वाला भी माइनस हो जाएगा, इट मीन्स इससे नहीं होगा। अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 3 9, 9 - 4 5, तो 2/5 प्लस का इधर 2 में इधर रखता हूँ मैं 3 दूनी 6, 6 - 6 0 हो जाएगा। ठीक है, इससे भी नहीं होगा। और इस वाले से करता हूँ डी वाले से, तो x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2/में 3 दूनी 6x माइनस का 4, 3 दूनी 6 जाएगा, x की तो वैल्यू रख दी मैंने, प्लस 2/में 2 दूनी 4 माइनस का 6। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए 2/में -2 और इधर प्लस 2/में -2। तो -2 से ये माइनस माइनस 0 नहीं बैठ रहा है। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, 2 तिया 6, 6 माइनस 4 प्लस का 2 आएगा, ये प्लस का 2 आएगा, सॉरी मिस्टेक कर दी इसमें, प्लस का 2 आएगा, 2/2 और ये 2/में -2, ये 0 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन से हो रहा है? डी वाले से। समीकरण को सॉल्व करोगे उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूब रूट 8 अपन में पहले तो क्यूब रूट वगैरह ये सॉल्व कर लेते हैं हम। तो क्यूब रूट 8 की वैल्यू 2 हो जाएगी, अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर रूट में है तो 10 हो जाएगा, और इधर 49 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट 125 5 हो जाएगा। पहले क्या सॉल्व करते हैं हम? पहले सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड, जिसको मल्टीप्लाई में मैंने चेंज कर दिया है। तो 7/10 हो जाएगा, उल्टा इंटू में 5, तो 5 दूनी 10, खत्म। इधर 2/4 डिवाइडेड बाई 10 में 7 इंटू में 125 का क्यूब रूट 5 होगा, तो 2/4 डिवाइडेड 2/4 है ये, ठीक है। हाँ, तो इधर ये 2 पंजे 10 से 10 कट जाएगा, 7/4 बचेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो पेपर बोर्ड ने जारी किए हैं उन पेपर से ये पेपर मैंने आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है। मूलधन कितना होता है? 100%। तो 100% का 3/5, 5 से ये 20 बार कट जाएगा, 20 या 60, 60% ब्याज बनेगा। कितने वर्ष में? ये 5 वर्ष में। तो 5 वर्ष में 60% है, तो 1 वर्ष में कितना है? 12%। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, ठीक है। शॉर्ट पैटर्न्स काफ़ी है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। यदि किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है, इट मीन्स हानि अधिक है। तो हानि क्या होती है हमारी? CP माइनस SP, ठीक है। और इधर प्रॉफिट कम है, ठीक है, तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा SP माइनस CP, क्लियर। से 50 रुपये अधिक है, इसका मतलब लॉस जो है ना 50 रुपये अधिक है। तो यहाँ सॉल्व करूँगा, CP रहेगा क्योंकि एक ही वस्तु है वो। तो CP हानि वाला SP कितना है? 560, ठीक है, माइनस CP, ठीक है, ये माइनस SP, सॉरी, और इधर ये माइनस इंटू माइनस प्लस CP हो जाएगा। तो SP तो ये दिया हुआ है, SP कितना है इसका? ये मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए इधर, माइनस इधर SP दिया हुआ है 720, ठीक है, और ये प्लस CP हो जाएगा, बराबर कितना है? 50 है। तो ये 500 और 700 1280, उधर जाके माइनस होगा, प्लस हो जाएगा 1280 प्लस 50 1330, ठीक है, और इधर हो जाएगा 2CP। तो CP बराबर हो जाएगा 2 से डिवाइड करोगे तो 2 छिक्की 12, 6 वाला 2 छिक्की 12, और इधर कितना बचा? 1 2 छिक्की 12 और 2 पंजे 10, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 5 केले और 4 सेब, 5 केले प्लस 4 सेब का मूल्य 3 केले और 7 सेब, 3 केले और 7 सेब के बराबर है, तो 1 केले मतलब के और 1 सेब का मूल्य का अनुपात, केला अनुपात सेब। तो यहाँ से 3 केले इधर आके माइनस हो जाएंगे, ये 2 केले बचे, और 4 संतरे, सेब है, संतरे नहीं है, 4 संतरे उधर जाके माइनस होंगे, तो 3 संतरे बचेंगे, और K/S मतलब 3/2, केला अनुपात संतरा 3/2, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हो आप, बहुत इजी क्वेश्चन हैं, मज़ा आ गया पेपर देख के। मतलब ये है, जिसकी मैथ पे कमांड होगी वो एकदम खुश होगा, ठीक है। जीके का तो ऐसा बोल रहा है कि जीके बहुत टफ थी, कोई बात नहीं। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो संख्या होगी 100%। अब इसमें 75 जोड़ा है, तो एक तो बार तो मैं बेसिक बताता हूँ, है ना। अब किसी संख्या के 75% में, संख्या मैंने मानी x का 75% में अगर मैं 75 जोड़ता हूँ तो ये x आ जाता है, संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये x का 75%, इसको मैं x का 100% लिख सकता हूँ, है ना, क्यों 100/100 1 हो जाएगा वो। तो ये इधर जाके माइनस होगा, तो x का कितना बचेगा? 25% इक्वल्स टू 75। तो 25% जो 75 है, तो x का 100% 4 गुना हो जाएगा, तो 75 गुना 4 150 300 हो जाएगा, ठीक है। इधर से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, 300 आएगा। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ कह रहा था, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा तो वही संख्या आ गई। संख्या कितने परसेंट होती है? 100%। अब मुझे 75% से 100% लाने के लिए 25% बढ़ाना पड़ेगा। 25% की वैल्यू 75 है, तो ये 25 की वैल्यू 75 है, तो 100% 4 गुना
4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। वही चीज़ जो यहाँ इतना बड़ा कर रहे हो आप, वो केवल 2 स्टेप में हो जाती है। सारी वीडियोज़ मैंने ये डाली हुई हैं। आप इसी तरीके से अगर मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ का एंजॉय कीजिए, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अभी लेके आने वाला हूँ, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। यदि गत वर्षों में 6% की वृद्धि, 5% की कमी और 4% की वृद्धि हुई तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछ रहा है, वो पहली प्रारंभिक पूछ रहा है। अब ये प्रारंभिक जो जनसंख्या थी ना, इसमें पहले 106% की वृद्धि हुई, फिर 6% की वृद्धि हुई तो 106% लिखेंगे उसको, और फिर 5% की वृद्धि हुई तो 105% हो गया, और फिर 5% की कमी है 95 होगा, ठीक है। और अगर 4% की कमी हुई तो 96% हो गया। तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछ रहा है वो, और अब कितनी है वो 31,910, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आप इस कैलकुलेशन को किस तरीके से करते हो, ठीक है। आप इस कैलकुलेशन को किस तरीके से करते हो। तो मैं यहाँ इधर इस 96 को काट दीजिए, 9 6 15, 3 से 1 और 3 4, 4 5 5 और 9 नहीं कट रहा इधर, ये चलो इधर किससे काटा जाए इसको। यदि एक शहर की जनसंख्या 31,910 है, 31,910 है, 6% की वृद्धि तो 106%, 5% कमी 95%, 4% की वृद्धि ये 104 है। तभी मैं कह रहा हूँ कट नहीं रहा था, क्यों नहीं कट रहा था। अब इसको मैं डिजिट सम से करूँगा क्वेश्चन, ठीक है। क्यों, मुझे पता है सब में डिजिट सम अलग आ रहा है। इसमें 4 आ रहा है, इसमें 1 और 2 3 और 5 8 आ रहा है, ठीक है। और इसमें 1 और 1 2 आ रहा है, और इसमें 1 और 1 2 और 5 7 आ रहा है। सब में अलग अलग आ रहा है, तो आंसर हमारा परफेक्ट आ जाएगा। तो इसका अगर डिजिट सम निकालूँ मैं तो 1 और 3 4 बनेगा इधर, ठीक है, बराबर में 4। 100 को छोड़ दूंगा मैं, 1 और 6 7 बना, 7 पूरे 35, 1 और 6 7 बना, और 7 पूरे 35 हो जाएंगे, और इधर 1 4 5 बन जाएगा, ठीक है। 7 पूरे 35, 8 बना, 8 5 40, 4 बना, ठीक है। इधर ये बन जाएगा आपका 7 पूरे 35, और इधर ये 5 3, इधर 35 में 3 और 5 8, 8 5 40, 40 में 4 बना, गड़बड़ हुआ है कुछ। एक सेकंड दोबारा करते हैं, डिजिट सम से कर रहा था मैं क्वेश्चन। भी देखिए इधर प्रारंभिक मैंने एक्स माना, या प्रारंभिक लिख दीजिए उसको। एक 6% की वृद्धि हुई तो 106%, फिर 5% की कमी हुई तो 95%, और 4% की वृद्धि हुई तो 104%। अब जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 130,910 या, ठीक है। इसका डिजिट सम अगर मैं निकालूँ 1 और 3 4 और 1 5 बनेगा, और इधर ये आ रहा था हमारा x इंटू में 4 आ रहा था, है ना। कैसे, 1 और 4 7, 9 5 5 बनेगा, 1 और 4 5 5 25, 25 में 2 और 5 7 हुआ, 7 7 49, 4 बन जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 5/4। 4 के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 का, 7 पूरे 35, 3 5 8, तो 8 जिसका बन रहा होगा ना वही आंसर है इसका। तो 1 और 3 4 बन रहा है खत्म, 1 और 1 2 बन रहा है खत्म, 1 और 2 3 और 5 8 बन रहा है। तो ऑप्शन सी आंसर है। आप इसको चाहे पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, आपके ऊपर है। अब इसी क्वेश्चन को स्पीडली सॉल्व कर सकते थे हम, ठीक है। तो आंसर इसका परफेक्टली कौन सा है, आंसर है इसका, आंसर हो गया, हाँ सी वाला आंसर है इसका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इधर ये हिंदी वाला पढ़ते हैं। दिए गए चित्र में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं। एक्स वाई और एम एन ये दो रेखाएं हैं जो बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। ब्लैक ले लेता हूँ थोड़ा सा, पेन का इंक ब्लैक, ठीक है। अब कह रहा है पी ओ बाई 90 डिग्री है, पी ओ बाई इट मीन्स ये 90 है, और ए अनुपात बी 2:3 है, तो सी का मान क्या होगा। सिंपल है, 2:3 है। अभी देखो ये वाला पूरा रैखिक कोण युग्म बन रहा है, इधर ये 90 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, ये 90। अब इसको ए अनुपात बी में बांटना है। ए अनुपात बी की वैल्यू 2:3, 90, 2 और 3 5, 5 की वैल्यू 90, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 18 दूना 36, क्योंकि और बी की वैल्यू हो जाएगी 18 तिया 54। अब यहाँ अगर देखें हम तो अब वो पूछ रहा है किसकी वैल्यू, कोण सी, ये वाला कोण पूछ रहा है। और ये पूरा देखो, ये वाला पूरा, अब देखो ये वाला पूरा रैखिक कोण युग्म बन रहा है, और रैखिक कोण युग्म में योगफल 180 होता है दो कोणों का, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं ये। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू मैंने निकाल दी,
कितनी आई थी, ए बी, हाँ मतलब बी की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल दी है, ये बी की वैल्यू कितनी आई है 54। तो 180 में से 54 घटाऊंगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी, 180 में से 54 माइनस करूंगा तो 6 बनेगा लास्ट में। ऑप्शन एक ही में ही बन रहा है, बी वाले में। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्योरी में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर है, बराबर है, अनुपात बराबर नहीं, अनुपात होता तो अब वो पूछ रहा है दोनों त्रिभुज होते हैं सर्वांग सम होंगे। ठीक है, अगर अनुपात बराबर होता तो वो होते अपने, एक तो होता है कॉन्ग्रुएंस और एक होता है कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम, समरूप। हाँ, तो वो समरूप होते हैं, अनुपात अगर बराबर होता है तो समरूप होते हैं, लेकिन यहाँ पे भुजाएं ही बराबर है तो वो सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 मीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या है। क्वेश्चन बहुत इजी पूछा है। एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर। अब देखो ये जीवा है कोई, ये केंद्र है, इससे इसकी दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर है, ये सेंटर हो गया इसका। अब जीवा है, अब आपको पता होगा त्रिज्या जो होती है जीवा पर लंब होती है और समान दो भागों में विभाजित करती है, 5-5 में बांट देगी। अब वो पूछ रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई पूछ रहा है, वो जीवा की लंबाई नहीं है, त्रिज्या दी हुई है कितनी है 10। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, 6 8 10 की बनती है, ये 8 हो जाएगी, 8 दूनी ये भी 8 हो जाएगी, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ऑप्शन डी, इतना सा क्वेश्चन था। ज्योमेट्री की थ्योरी देखो, थ्योरी देखिए ज्योमेट्री की, सारा कुछ कराया हुआ है, कुछ भी बाहर नहीं है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों भुजाएं बराबर, तो 3a की वैल्यू 48, देन a की वैल्यू 16। ठीक है, अब वो पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी आई है 16, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 √3। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो उसमें आपको सेम मिल जाएंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कितने सही हो रहे हैं आपके ये कमेंट में जरूर बताएं। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज रोम्बस जिसके विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं, तो ये एक विकर्ण हो जाएगा इधर, ये सीधी लाइन खींचनी नहीं है, ये एक ही हो जाएगा। ठीक है, समान दो भागों में बांटते हैं, 90 डिग्री पे बांटते हैं। 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है तो ये 5-5 में बढ़ जाएगा और ये 12-12 में बढ़ जाएगा, तो 5-12 13 ये होगी। तो उसका परिमाप क्या होगा 52। भाई साहब मज़ा हो गया। 23 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन रिपीट है, रिपीट क्वेश्चन है ये सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, रह तो नहीं क्या कोई, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। नेक्स्ट, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, तो इनमें से बड़ी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो मैंने बताया आपको घन का जो विकर्ण हो, घन हो या घनाभ हो, घनाभ का जो विकर्ण होगा उसके अकॉर्डिंग रखी जाती है, और घनाभ का जो विकर्ण होता है वो होता है L² + B² + H²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 144, इधर 9 का वर्ग 81 और 8 का वर्ग 16, वो सॉरी 64। ठीक है, जब इसको आप जोड़ोगे तो ये इधर बनेगा ये 4 और 1 5 और 4 9। ठीक है, और 9 का वर्गमूल लोगे तो डेफिनेटली 9 ही आए, घनमूल लेंगे, सॉरी गलत नहीं, पूरा सॉल्व करते हैं। इधर ये गड़बड़ कर दिया है, घनमूल होता तो डायरेक्टली एक ही डिजिट मिल जाता 9, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 4 और 1 5, 5 और 4 9, इधर 4, 4 और 8 12, 4 और 8 12, 12 और 6 18, हासिल 1 2 289, और 289 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है दोस्तों 17। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारणियन का मुख्य उद्देश्य है। सारणियन का मतलब हो गया टेबुलेशन, कोई भी सारणियम बनाएं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आप भी देखते हो जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं और टेबल से अगर हमें आंकड़े जो हैं, पहला उद्देश्य है सम अंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर प्रस्तुत करना, बिल्कुल समान अंकों को उनके आधार पर प्रस्तुत कर सकते हैं कि भाई समान अंक, सपोज दैट इधर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है,
विशेषताओं के आधार पर प्रस्तुत कर सकते हैं। समांकों को क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, समांकों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। जटिल तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करना, बिल्कुल। अगर हम किसी भी ट्यूबलर वाले फॉर्मेट को अगर लाइन टू लाइन लिखेंगे तो वो डेफिनेटली बड़ा होगा और टफ भी हो जाएगा याद करने में, लेकिन टेबल से इजी गोइंग याद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू वाली टेबल होती है, साइन कॉस टेन की जहाँ वैल्यू निकालते हैं, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 45 कितनी है, उसको आप याद करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये सभी होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है, श्रेणी का बहुलक जो होता है वो कौन सा मूल्य होता है? सर्वाधिक बारंबारता मूल्य, जो सबसे ज्यादा बार आता है वो ही बहुलक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, मतलब ये एक्स अक्ष होता है, इधर पॉजिटिव एक्स और इधर नेगेटिव एक्स। अब इस एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु होगा वो वहां पर इधर तो बढ़ेंगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन बाई ऊपर नीचे थोड़ी नहीं जा रहे हैं हम, ऊपर नीचे कहीं भी मूवमेंट नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ एक्स अक्ष पर बाई की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, तो बाई की वैल्यू जीरो केवल एक ही ऑप्शन में, सी वाले में, ये आंसर हो। निम्न में से गणित शिक्षण की सहायक सामग्री है, नेपियर पट्टियाँ, लघुगणितीय सारणी, ज्योमेट्री बॉक्स। तो आपको ये दो चीज़ तो कन्फर्म हो गई, लॉग टेबल और ज्योमेट्री बॉक्स, तो ये जब दोनों हैं तो ये सभी वाला होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 116। 116 में मूल्यांकन होता है, तो आप ध्यान रखिएगा मापन जो होता है वो मूल्यांकन में अंतर्निहित होता है, तो मूल्यांकन बराबर हो जाएगा मापन प्लस निर्णय। और इधर ये डिवाइड वाला तो कोई पैटर्न ही नहीं बनता, इसमें मूल्यांकन मापन माइनस निर्णय माइनस मापन नहीं हो सकता, पहले मापन होगा फिर निर्णय लिया जाएगा तब जाके वो मूल्यांकन होगा, तो मूल्यांकन बराबर होगा मापन प्लस निर्णय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें निम्न में से कौन सा भारतीय गणितज्ञ नहीं है? तो पाइथागोरस जो है वो भारतीय नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक उद्देश्य का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें संज्ञानात्मक उद्देश्य में जो हमारे आते हैं वो आते हैं ज्ञान, अवबोध, अनुग्रहण, ठीक है, और निरीक्षण, ये आता है, तो इसमें ये कौशल वाला नहीं आता है, ज्ञान, अवबोध, अनुग्रहण, ठीक है। तो ये था 118। जहाँ तक मुझे याद था वो मैं आपको बता रहा हूँ, सारे मैंने इसमें मेथड वाले लिए नहीं है। गणितीय कथन जिसकी सत्यता की जांच कर दी गई हो प्रमेय कहलाती है। आपने देखा होगा प्रमेय जब भी सिद्ध कीजिए, ठीक है। सिद्ध क्यों करवा रहा है? क्योंकि वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, पहले से ही वो सत्यता की जांच उसकी हो चुकी है, ठीक है। प्रमेय क्या होती हैं? अगर एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो इस भुजा के सम्मुख कोण ये होगा, इस भुजा के सम्मुख कोण ये होगा, ये दोनों बराबर होते हैं, ये प्रमेय कहलाती है, थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, मतलब शैक्षिक का तो मूल्यांकन होता ही होता है, और बाहरी वातावरण जो होता है शैक्षिक शिक्षा के साथ में चलने वाली क्रियाओं का जो मूल्यांकन किया जाएगा वो कहलाता है व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। तो इधर क्वेश्चन नंबर 125, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, प्रोजेक्टर आप सभी जानते हो, ठीक है। फिल्म स्ट्रिप, पोस्टर, ग्रामोफोन सुनने का काम आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस थे आपके जो 24 जुलाई सेकंड शिफ्ट में आए हुए थे, ठीक है, और सेकंड लेवल से आप अपने आंसर्स कितने सही हुए कितने गलत हुए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कोई मिस्टेक हो इस वीडियो में तो आपके जो एडवाइस है उसका स्वागत है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू।